हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वाटा का किंग यानी कि वांग फेंग उस मद्रास पेंटिंग की स्किल को समझ गया था। फिर इसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि उस मद्रास पेंटिंग को वांग फेंग के रूम से किसी ने चुरा लिया था। और यहाँ पर मैं बता दूं, वो चोर और कोई नहीं बल्कि इबुजू का भेजा हुआ डीमन शेडो क्लैन का पेट्रियार्क था। और वही जब इसके बारे में वांग फेंग को पता चलता है तो वो कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम जाओ बाई को देखते हैं जो कि मस्त खाना मारकर सो रहा था। लेकिन तभी वहाँ वांग फेंग आ गया था जिसकी वजह से उसे उठना पड़ता है, इसलिए वो वांग फेंग को डिस्टर्ब ना करने को कहता है। तभी वांग फेंग उसके पास आते हुए उसे बताता है कि मिस्टीरियस मास्टर अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे रूम से होकर गया था। इस पर अब उसकी बात सुनकर जाओ बाई उठ जाता है और उससे पूछता है कि कहीं उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया कि तुम ही सिल्वाटा का किंग हो। इस पर अब वांग फेंग उसे बताता है कि नहीं, उसने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन ये बुझू वो मार्शल गॉड्स स्किल समझने के लिए मुझसे कम्पीट कर रही है। उसने मुझे एक मार्शल गॉड्स स्किल की पेंटिंग दी थी जिसे वो खुद नहीं समझ सकती है, इसलिए अगर मैंने उस पेंटिंग को 7 दिनों के अंदर समझ लिया तो फिर मैं उससे जीत जाऊंगा। मगर इसी के साथ साथ उसने ये मेरे लिए मुश्किल बनाने के लिए मिस्टीरियस मास्टर को उस पेंटिंग को चुराने के लिए सीक्रेटली यहाँ भेजा था। लेकिन उसने ये सब करने में थोड़ी सी देरी कर दी क्योंकि मैंने इस पेंटिंग की स्किल को पहले ही समझ लिया है। अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने ये इजीली कर लिया क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही स्नोफॉल ब्लॉसम पेंटिंग की स्किल्स थी। इस पर सिल्वाटा का किंग उसे बताता है कि लेकिन स्टाइगर एट द फायरमैन पेंटिंग की मार्शल गॉड स्किल बहुत ही ज्यादा गहरा है। जिस पर अब उसकी ये बात सुनकर जाओ भाई उसे वो स्किल दिखाने को कहता है, लेकिन इस पर वांग फेंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने अभी ये स्किल शो कर दिया तो फिर इससे ग्रैंड मास्टर झेंगे के रिट्रीट पर इफेक्ट पड़ेगा और इसी के साथ साथ इससे बाकी लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ आकर्षित होगा। इस पर अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई कहने लगता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि मार्शल गॉड्स स्किल्स उतना पावरफुल नहीं होते हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से जाओ भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि कहीं वो स्किल सुपीरियर मार्शल गॉड्स स्किल तो नहीं। इस पर वांग फेंग कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी जाओ भाई उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, फिर अब तो तुमने वो स्किल भी समझ लिया है, इसलिए मुझे ये बताओ कि आखिर उस स्किल के यूज करने पर तुम्हें कैसा लगता है। इस पर अब वांग फेंग उसे बताता है, मुझे उस स्किल के यूज करने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई टाइगर किंग ही मेरे ही पास हो। इस पर अब उसकी ये बात सुनकर जाओ भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक धर्मा टेक्निक है। अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग कहने लगता है, क्या ये ब्राइट धर्मा स्टेज की टेक्निक है। ये सुनकर जाओ भाई उससे पूछता है कि क्या तुम ब्राइट धर्मा स्टेज के बारे में जानते हो। इस पर वांग फेंग उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, मैंने इसके बारे में बहुत सारे किताबें पढ़ी है और उन्हीं किताबों में से मुझे एक किताब में पता चला था कि एंशिएंट टाइम में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के रियल्म्स एग्जिस्ट करते थे, यानी कि गोल्डन मार्शल गॉड रियल्म ही आखिरी लेवल नहीं है बल्कि इससे भी ऊपर रियल्म्स होते हैं। फिर वो आगे बताता है, गोल्डन मार्शल गॉड रियल्म से भी ऊपर एक रियल्म है जिसका नाम ब्राइट धर्मा स्टेज है और इस स्टेज के कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि गोल्डन मार्शल गॉड रियल्म के कल्टीवेटर्स को एक ही हिट में खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इससे भी ऊपर एक और कल्टीवेशन रियल्म एग्जिस्ट करता है जिसका नाम डार्क स्काई स्टेज है। मगर इसी के साथ साथ एक और रियल्म भी एग्जिस्ट करता है जो कि इन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रियल्म है, लेकिन उस रियल्म का नाम हमें बताया नहीं जाता है। अब वांग फेंग की इतनी सारी बात सुनकर जाओ भाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ये पढ़ाई इतना ज्यादा यूजफुल होती है। मैं इन सब के बारे में जानता हूँ क्योंकि मेरे पास किलिंग ब्लड लाइन की मेमोरीज मौजूद है। इस पर उसकी बात सुनकर वांग फेंग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, पढ़ाई से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती है, इसलिए मैं हमेशा ही पढ़ता रहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वही गोल्डन मार्शल गॉड रियल्म से ही सभी रियल्म्स का पावर गैप्स बहुत ही ज्यादा होता है और सेम टू सेम वही रूल्स टेक्निक पर भी अप्लाई होता है, यानी कि मार्शल गॉड स्किल्स धर्मा टेक्निक्स के सामने कुछ भी नहीं है। और वही
गोल्डन मार्शल गॉड रियलम धर्मा स्टेज के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो थोड़ा सा अफसोस करते हुए वांग फेंग से कहता है, तुम्हारे पास अभी धर्मा टेक्निक्स है जिसकी वजह से तुम्हारे स्ट्रेंथ को मैच कर पाना मेरे बस की नहीं रही। तभी वांग फेंग कहने लगता है, उधर डीमंस और वार मांगर्स हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं और इधर मैं उनके लिए अपनी धर्मा टेक्निक लेकर बिल्कुल तैयार हूँ। और ये कहकर वो जाओ भाई से कहता है, मैं आप कुछ समय के लिए यहाँ से सीक्रेटली लिंगटियन सिटी चला जाऊंगा, तो इसीलिए तुम्हें उस वक्त में ग्रैंड मास्टर जेंग को प्रोटेक्ट करने में अपना बेस्ट देना होगा और साथ ही साथ तुम्हें वांग जिन एकेडमी को भी प्रोटेक्ट करना होगा। इस पर जाओ भाई भी हाँ कह देता है और कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, लेकिन तुम वहाँ लिंगटियन सिटी में क्या करने जा रहे हो। तो जिस पर वांग फेंग उससे कहता है कि मैं वहाँ पे कुछ काम करने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं वांग फेंग अपने लाइटनिंग हॉर्स को बुला लेता है और फिर वो सिल्वर टाइगर किंग बनकर वहाँ से लिंगटियन सिटी के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस घोस्ट को देखते हैं जो कि वो पेंटिंग लेकर यीबुजू के पास आ गया होता है, लेकिन उसने यहाँ आने में बहुत देरी कर दिया था। इसलिए यीबुजू उससे पूछती है कि आखिर तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी। इस पर आप घोस्ट बताता है, वांग जिन एकेडमी के ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है, इसलिए वो एकेडमी पर भी निश्चित रूप से ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे ज्यादा केयरफुल होना पड़ा और इसीलिए ही मैं ले तो गया। ये कहकर घोस्ट वो पेंटिंग यीबुजू को दे देता है। अब घोस्ट की बात सुनकर यीबुजू की आंट कहने लगती है, घोस्ट बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ये प्लान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद ये सिल्वर टाइगर किंग के फुल राइज करने से पहले हमारा आखिरी मौका है। लेकिन अगर इस बार हम लोग चूक गए तो फिर हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इस पर आप घोस्ट भी चिंता करते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल मेरी भी यही चिंता है कि वो लोग इसके लिए तैयार ना रहे। और इसी के साथ साथ यहाँ तक कि मैं और जिनिबू चिनियान भी वांग जिन एकेडमी को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर यीबुजू उससे कहने लगती है कि तुम वांग जिन एकेडमी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर घोस्ट उससे कहता है, तुम हुआंग जिन एकेडमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो क्योंकि हुआंग जिन एकेडमी अपने रियल स्ट्रेंथ को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है, बिल्कुल नकली सिल्वर टाइगर किंग की तरह। फिर वो आगे कहता है, अगर हमें हुआंग जिन एकेडमी को बर्बाद करना है तो फिर हमें उन लोगों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब घोस्ट ये सब कह ही रहा था कि तभी वह एक उल्फ आ जाता है जिसका नाम गोल्ड उल्फ है और वो आते के साथ ही घोस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि घोस्ट बिल्कुल सही कह रहा है, हम हुआंग जिन एकेडमी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब तभी यहाँ गोल्ड उल्फ की बात सुनकर घोस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और साथ ही में वो हैरान भी हो जाता है और वही यीबुजू की आंट भी हैरान और खुश हो जाती है क्योंकि गोल्ड उल्फ गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंच चुका था। फिर अब गोल्ड उल्फ यीबुजू की आंट को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी ही वजह से उसे याओ कैंग लोंग से गोल्डन गॉड बोन्स मिले थे, जिसकी वजह से वो अब गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंच पाया है। अब तभी इधर से घोस्ट कहने लगता है, अब तो गोल्ड उल्फ भी गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंच चुका है और साथ ही में जिनिबू चिनियान अपने लोगों के साथ यहाँ आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार वांग जिन एकेडमी जरूर बर्बाद हो जाएगा। तभी इस पर यीबुजू की आंट कहने लगती है, 5 से 3 के अंदर जिनिबू चिनियान यहाँ पहुंच जाएगा, जिसके बाद से वांग जिन एकेडमी की बर्बादी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिनिबू चिनियान के साथ डील करने जा रहे हैं। अब तभी वहाँ एक बंदा दूसरे से कहने लगता है, ब्रदर अगर हम लोग जिनिबू चिनियान के साथ डील करने में फेल हो गए तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस पर अब वो दूसरा बंदा उसे फिक्र ना करने को कहता है और कहता है कि जिनिबू चिनियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है जब से वो गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंचा है। फिर वो आगे बताता है, गोल्डन क्रो क्लैन के खत्म होने के बाद जिनिबू चिनियान ही सिर्फ अकेला बचा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है और उससे डीमन से सिर्फ कुछ ही बेनिफिट्स दिए थे, लेकिन फिर भी उसने ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग को चैलेंज कर दिया था। मगर अभी तो हमने उसके लिए बहुत सारे पैसे लाए हैं और ऑफर्स भी लाए हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो ये डील जरूर एक्सेप्ट करेगा और मैं ये होप करता हूँ कि ये सब बिल्कुल सही तरह से
से हो जाए। इस पर अब दूसरा बंदा उसे फिक्र ना करने को कहता है, क्योंकि ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग जेंडिबू चिनियन से सबसे पहले मिलेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग उसे बहुत ही आसानी से डील भी कर लेंगे। फिर वो आगे बताता है कि ये ह्यूमंस की टेरिटरी है, लेकिन अभी ह्यूमंस बर्बाद होने जा रहे हैं। इस पर अब उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा उससे पूछता है कि क्या सच में ह्यूमंस बर्बाद होने जा रहे हैं। तो जिस पर अब वो दूसरा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे वारमंगा से इसकी लीजी हुआ अब गोल्डन डिवाइन एपिफनी स्टेज पर पहुंच चुकी है, और उसने अपने साथ सेना लेकर होली सिटी पर गई हुई है। लेकिन वो जब वहां पहुंची थी तो तब उस पर ह्यूमंस ने अटैक नहीं किया था, बल्कि वो लोग अपने गेट बंद करके अपने सिटी में छुप गए थे, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ह्यूमंस अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो लोग इसी तरह से बातें करते करते आगे जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है, और वहीं आप अपने सामने सिल्वर टाइगर किंग को देखकर वो वारमंगस काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सिल्वर टाइगर किंग ही है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।